वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन इन टिश्यूज इन रूट्स। अब रूट्स के अंदर ना अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आ रहा है कि अलग अलग टाइप की जो सेल्स दिखाई हुई है, ये सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। एंड इस टाइप के इतने टाइप के टिश्यू का क्या बोला जाएगा, ये टिश्यूज क्या होंगे। ये अलग अलग टिश्यूज का डिफरेंशिएशन होता है रूट्स के अंदर। तो इनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो डिफरेंशिएशन होता है टिश्यूज इन रूट्स के अंदर। जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनके शरीर में कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये जो रूट्स होती हैं बनी हुई होती है। सभी कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में समान होती है, ठीक है, सारी की सारी एक जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे वृद्धि होती है, इसके पश्चात कार्यों के अनुरूप जैसे जैसे उनको उनके फंक्शन असाइन किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है, जिनके फलस्वरूप अनेक प्रकार की कोशिकाओं का विकास होता है। पहले सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है, फिर जैसे रूट्स के अलग अलग टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनके बेसिस के ऊपर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। अब जड़ के अग्रक पर उपस्थित पौधे के वृद्धि भागों यानी ग्रोइंग रीजन्स में मुख्य रूप से निम्न प्रकार की विभेदन अवस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। ग्रोइंग रीजन्स जो होते हैं एक रूट के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें, उसके अंदर एपिब्लेमा पाया जाता है, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिसके अंदर वास्कुलर बंडल होता है, जाइलम एंड फिलोएम एंड पिक पाई जाती है। तो ये अलग अलग टाइप के जो ये टिश्यूज है ये डिफ्रेंशिएट हो गए हैं कि इसका काम कुछ और हो गया है, इसका काम कुछ और हो गया है, इसका काम कुछ और है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो गए हैं अपने फंक्शन के बेसिस पे। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एपिब्लेमा और बाह्य त्वचा। स्टेम के केस में इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं एंड रूट के केस में इसको एपिब्लेमा बोला जाता है। रूट की बाहरी परत यानी बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा यानी कि एपिब्लेमा या रोमधारक परत यानी कि पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। पिलीफेरस लेयर का मीनिंग है कि पार्ट ऑफ द रूट एपिडर्मिस दैट बियर्स रूट हेयर, ठीक है, इसके अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। तो पिलीफेरस लेयर ये होती है, रूट हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एपिब्लेमा के अंदर रूट हेयर्स पाए जाते हैं। यह पतली भित्ति वाली थिन वॉल वाली कोशिकाओं से बनी हुई होती है। जो एपिब्लेमा और बाह्य त्वचा है ये क्या होती है, ये एक थिन वॉल वाली कोशिकाओं की, पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी हुई होती है ये वाली। इसमें रंध्र यानी स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर स्टोमेटा का कोई काम नहीं है, तो स्टोमेटा इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा पर क्यूटिन का अभाव होता है, परंतु जो पेरिनियल हर्ब्स होती हैं, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं या फिर हर्ब्स होती हैं, इनके अंदर बाह्य त्वचा क्यूटिन से ढकी होती है एवं रक्षा परत यानी प्रोटेक्टिव लेयर का कार्य करती है। बाकी जनरली क्या होता है, क्यूटिन का अभाव होता है यहाँ पे। और जो पेरिनियल हर्ब्स हैं, पेरिनियल हर्ब्स के अंदर क्यूटिन इनके अंदर पाई जाती है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो ये बाहर की तरफ ये जो लेयर है ये क्या होती है, ये एपिब्लेमा होती है। एपिब्लेमा पिलीफेरस लेयर ये होती है, थिन वॉल की बनी हुई होती है। कोई स्टोमेटा यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, क्यूटिन भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लेकिन जो पेरिनियल हर्ब्स हैं उनके अंदर क्यूटिन पाया जाता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। जो ये एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा एक पंक्ति यानी यूनिसीरिएट होती है, जो ढोलक के आकार के यानी कि बैरल शेप कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ये मल्टीसीरिएट होती है जो अजीवित होती है, ठीक है। वैसे तो हमने बोला कि यूनिसीरिएट होती है, अगर ये मल्टीसीरिएट है तो ये अजीवित होती है। ये संघनित रूप से व्यवस्थित होकर, ठीक है, कंप्लीट कंपैक्टली अरेंज हो जाती है तथा वायुमंडल से जल अवशोषण का कार्य ये करती है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, ये जो लेयर है ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है इसकी सेल्स, और ये क्या करती है, वायुमंडल से वाटर एब्जॉर्प्शन का ये कार्य करती है। कभी कभी ये कोर्टेक्स का जल का वाष्पीकरण होने से रोकती है। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको कोर्टेक्स कहा जाता है। और कभी कभी ये तो एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा तो करती है, और कभी कभी क्या होता है, कोर्टेक्स भी जल का इवेपोरेशन ना हो या फिर ट्रांसपिरेशन ना हो, उससे ये क्या करके रखती है, रोकती है।
ये हेक्सागोनल एवं लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है। अब जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, हम लास्ट वाले जो स्लाइड थी इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये हेक्सागोनल टाइप की ये सेल्स पाई जाती है। हेक्सागोनल टाइप की ये सेल से बनी हुई होती है। एपिब्लेमा पर मूल रोम स्थित होते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स एपिब्लेमा के ऊपर पाए जाते हैं एंड ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, सोइल पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। इसके बाद कोर्टेक्स से जल के वाष्पीकरण को रोकने हेतु रक्षी परत के रूप में भी कार्य करती है, कि कोर्टेक्स से जल का इवेपोरेशन ना हो, वाष्पीकरण ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो कोर्टेक्स से, तो एक तरह से ये एपिब्लेमा उसको भी रोकने का कार्य करती है। विलामेन में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें वातरंध्र यानी कि इनको निमेटोड बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप के यहाँ पे जो है पोर्स पाए जाते हैं जिनको निमेटोड्स बोला जाता है। और ये जो निमेटोड्स हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करना। जो गैसेस का एक्सचेंज होगा उनके अंदर ये हेल्प करती है एनवायरमेंट और जो टिश्यूज है उनके बीच में। तो ये जो है ये लेयर्स होती हैं यहाँ पे एपिब्लेमा की। और ये जो वर्ड है विलामेन, ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी एपिडर्मिस के लिए ही आता है, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल या फिर मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस के लिए ये वर्ड आता है। ठीक है, मल्टीसीरिएट या फिर जो मल्टीपल एपिडर्मिस है, मल्टीलेड एपिडर्मिस है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जड़ों की बाह्य त्वचा में असंख्य एक कोशिकीय मूल रोम यानी रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जड़ की जो एपिडर्मिस है, जड़ की जो एपिब्लेमा है उसके अंदर रूट हेयर्स हमने देखे थे कि यहाँ पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं, और ये रूट हेयर्स एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। हमने देखा था कि स्टेम के केस में ये जो हेयर्स होते हैं जिनको ट्राइकोम बोला जाता है वो मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं, लेकिन रूट्स के अंदर ये यूनिसेलुलर होते हैं जो जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवणों के अवशोषण में ये सहायक होते हैं। मूल रोम मूल शीर्ष यानी रूट एपेक्स में स्थित मूल रोम क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो रूट एपेक्स होती है वहां पे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। कुछ मूल रोम का जो निर्माण है, फॉर्मेशन है रूट हेयर्स की, यह एपिडर्मिस की कोशिकाओं से होता है। जैसे ये एक एपिडर्मिस की लेयर है और इस एपिडर्मिस से यहाँ पे न्यूली ग्रोइंग रूट हेयर है, ये थोड़ा सा और बढ़ गया और ये फुली ग्रोन है। ठीक है, ये फुली ग्रोन एक रूट हेयर है और ये कहां से बना है, ये एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा से ही बनता है। इन कोशिकाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को, जिन कोशिकाओं से बनता है, इनको ट्राइकोब्लास्ट बोला जाता है। ट्राइकोब्लास्ट आकार में लंबी होकर मूल रोम का निर्माण करती है। ये आकार में थोड़ी सी ऐसी लंबी हो जाती है और इस वे में ये क्या करती है, रूट हेयर का निर्माण करती है। ये मूल रोम धागे के समान लंबी संरचनाएं होते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें केंद्रक और वैक्यूल पाई जाती है। इनके अंदर केंद्रक होता है और ये बाकी इसके अंदर ये क्या है, ये वैक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। जो ये लाइट ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये वैक्यूल है। तो ये फॉर्मेशन होती है रूट हेयर्स की। रूट हेयर की फॉर्मेशन एपिडर्मिस से ही होती है और जो कोशिकाएं रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करती हैं उनको ट्राइकोब्लास्ट बोला जाता है। ये ट्राइकोब्लास्ट क्या करेगी, धीरे धीरे के लंबी होकर एक रूट हेयर का निर्माण करेगी जिसके अंदर केंद्रक और वैक्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेयर आती है अब इसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो लेयर आती है वो होती है कोर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद या फिर एपिब्लेमा के बाद सामान्यतः जड़ों में कोर्टेक्स प्राय समव्यासी पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक पैरेनकाइमेटस सेल्स की ये कोर्टेक्स बनी हुई होती है रूट्स के अंदर। कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। इनके बीच में जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कोर्टेक्स में कोशिकाएं अनियमित क्रम में पाई जाती है, और ऐसे नहीं कि ये कोई नियमित क्रम में है, ये अनियमित क्रम में अरेंज होती है।
कभी कभी ये रेडियल रोज जैसे कि एविना सटाइवा के अंदर होती है, या फिर कभी सम केंद्रिक परतों या जैसे कंसेंट्रिक लेयर्स के अंदर, जैसे कि रेपिटिया के अंदर विन्यस्तित विन्यसित यानी कि ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इनका कोर्टेक्स के अंदर सेल्स का, ये रेडियल भी हो सकता है या तो ये कंसेंट्रिक भी हो सकता है। इसके बाद कुछ जलीय पौधों में वायवीय जड़ों के अलावा कोर्टेक्स की पैरेन्काइमी जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है और स्टार्च प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। अनेक जिम्नोस्पर्म्स एंड कुछ डाइकोटिलेडन्स के अंदर जैसे कि रेपिटिया हो गया, इनकी जड़ों के अंदर कोर्टेक्स की कुछ जड़ें, कुछ परतें स्क्लेरोइड से बनी हुई होती है। ठीक है, कुछ परतें जो है स्क्लेराइड से भी यहाँ पे बनी हुई होती है। कुछ जड़ों में कोर्टेक्स की पैरेन्काइमी कोशिकाओं के बीच में तंतु यानी कि फाइबर्स या फिर स्क्लेरोड या फिर आइडियोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, कोर्टेक्स की पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, उनके अंदर फाइबर्स हो गए, स्क्लेरोड्स हो गए या फिर आइडियोब्लास्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। अधिकांश जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं इनकी जड़ों के अंदर द्वितीयक वृद्धि के पश्चात कोर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल्स सुबेराइज्ड कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डाइकोटिलेडन्स प्लांट होते हैं, डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो द्वितीयक वृद्धि होगी यहाँ पे। ठीक है, डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स के अंदर जब द्वितीयक वृद्धि होगी तो यहाँ पे जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं कोर्टेक्स की, ये सुबेराइज्ड हो जाती है, इनके ऊपर एक सुबेरिन की लेयर आ जाती है। कुछ एकबीजपत्री पौधों के अंदर कोर्टेक्स की उपवाह्य त्वची परतें यानी कि कोर्टेक्स सब एपिडर्मल लेयर की कोशिकाएं सुबेराइज्ड होकर रक्षात्मक परत यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर की भी फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, कोर्टेक्स के ऊपर ये एक्सोडर्मिस की लेयर भी कई बार पाई जाती है। आइरिस की विभिन्न जातियों में बाह्य मूल त्वचा की 1 से 8 तक परतें होती है। ठीक है, ये अलग अलग बहुत वैरी करती हैं, जैसे कि आइरिस के अंदर ये 1 से 8 परतें जो है इसकी पाई जा सकती है एक्सोडर्मिस की। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कुछ द्विबीजपत्रियों एवं जिम्नोस्पर्म पौधों के अंदर भी एक्सोडर्मिस पाई जाती है। वैसे तो ये एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाई जाती है, लेकिन कई बार ये द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म पौधों के अंदर भी पाई जाती है। कोर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर है ये आती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस वॉस्कुलर टिश्यू को कोर्टेक्स से अलग करता है। यहाँ से वॉस्कुलर टिश्यू जो होता है इसको ये क्या करता है, इसको ये कोर्टेक्स से अलग करके रखता है। ये सभी प्रकार की जड़ों में पाई जाती है। एंडोडर्मिस, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लिविंग होती है। इन कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय भित्तियों में टेंजेंटियल वॉल्स के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की उपस्थिति एंडोडर्मिस का मुख्य लक्षण है, एक मुख्य फीचर यहाँ पे होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है इनके द्वारा पदार्थों का कोर्टेक्स से जाइलम कोशिकाओं का स्थानांतरण नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आती है जो कुछ आवृत बीजी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। वृद्धि अंतःत्वचीय कोशिकाओं के साथ अंतःत्वचा की कोशिकाएं सुबेरिनियम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये कोशिकाएं सुबेराइज्ड हो जाती है। सुबेरिन अंतःस्पर्श रेखीय एवं अर्य भित्तियों यानी कि इंटरटेंजेंटियल एंड रेडियल वॉल से भरा हुआ होता है। अनेक आवृत बीजियों के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि के बाद कोर्टेक्स के साथ अंतःत्वचा भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, जब यहाँ पे द्वितीयक वृद्धि होती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये कोर्टेक्स के साथ साथ जो एंडोडर्मिस है ये भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे टाइप की ये एंडोडर्मल सेल्स होती हैं और ये बैरल शेप की यहाँ पे दिखाई हुई है। अंतःत्वचा की कुछ कोशिकाओं में सुबेरिन का एकत्रीकरण नहीं होता है। इन कोशिकाओं को पथ कोशिका यानी कि पैसिव सेल कहते हैं, जिनसे यहाँ पे पैसिव होता है, वाटर का पैसिव होता है। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं को पैसिव सेल यहाँ पे बोला जाता है जिनके ऊपर सुबेरिन नहीं होता है। जिनके ऊपर सुबेरिन है वहां से वाटर पास नहीं होगा, जिनके ऊपर नहीं है उनको पैसिव सेल बोला जाएगा और वहां से वाटर पास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आती है
नेक्स्ट लेयर जो होगी यहाँ पे, नेक्स्ट लेयर आती है पेरिसाइकिल की, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पेरिसाइकिल की यहाँ पे आती है। पेरिसाइकिल जो होती है एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत होती है। ये एंडोडर्मिस हो गई ये वाली, और एंडोडर्मिस के नीचे जो ये परत पाई जा रही है ये पेरिसाइकिल होती है, जो प्राथमिक संवहन सिलेंडर यानी वॉस्कुलर सिलेंडर की बाह्य सीमा को निर्धारित करती है। जो प्राथमिक वॉस्कुलर सिलेंडर होते हैं उनकी जो लिमिट है यानी वहां तक ही ये फैलेंगे, इसको ये निर्धारित करती है। ये एक वल्ले के रूप में उपस्थित होती है, ये ऐसे रिंग के रूप में उपस्थित होती है यहाँ पे। परंतु कुछ पौधों में जाइलम, जैसे कि साइप्रेसी एंड पोएसी जो फैमिली है उसे कुछ सदस्यों के अंदर, या फिलोएम जैसे कि पोटामो जेटोनेसी फैमिली के कुछ सदस्यों के अंदर ये सामने फैली रहती है। वैसे रिंग के रूप में है और कई के अंदर रिंग के रूप में नहीं होती है। सामान्यतः प्रीरंभ एक पंक्ति होती है, परंतु सैलिकस के अंदर एंड स्माइलेक्स के अंदर बहुपंक्ति यानी मल्टी सीरिएट पेरिसाइकिल पाई जाती है, ठीक है। जनरली क्या होती है, ये यूनिसीरिएट होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर ये मल्टी सीरिएट टाइप की होती है। इसके विपरीत कुछ परजीवी द्विबीजपत्री यानी कि पैरासिटिक डाइकोटिलिडन्स एवं जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जलीय पौधे, उनके अंदर प्रीरंभ अनुपस्थित होता है। कुछ पौधों में फिलोएम के सम्मुख यहाँ पे प्रीरंभ एक पंक्ति व जाइलम के सम्मुख बहुपंक्ति यहाँ पे होती है। इसकी कोशिकाएं द्वारा लेटरल रूट्स का निर्माण होता है, ठीक है। प्रीरंभ की जो कोशिकाएं हैं वो क्या कर रही है, लेटरल रूट का निर्माण करती है। प्रीरंभ की कोशिकाओं में विभाजन की एक क्षमता होती है, ठीक है, डिवाइड कर सकती है, और इसकी उत्पत्ति प्रीरंभ कोशिकाओं के विभाजन से होती है। जो लेटरल रूट है वो लेटरल रूट कैसे बनेगी, जो ये पेरिसाइकिल की सेल्स हैं उनके अंदर जब डिवीजन होता है। डाइकोटिलिडन्स प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर पेरिसाइकिल की कोशिकाएं विभाजित होकर कोर्ट कैम्बियम और वॉस्कुलर कैम्बियम के कुछ भाग में निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स की जड़ होती है उसके अंदर पेरिसाइकिल्स की कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजन की क्षमता इनके अंदर होगी, विभाजित होकर कोर्ट कैम्बियम और वॉस्कुलर कैम्बियम के कुछ भाग का निर्माण करने में सहायक होती है। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे पाया जाता है वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू जो यहाँ पे होते हैं इसके अंदर कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कि ये रेडियल अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सहमन पुल जो है यहाँ पे अर्य यानी रेडियल होते हैं, अर्थात जाइलम एंड फिलोएम के अलग अलग त्रिज्याओं में स्थित होते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फिलोएम के अलग अलग त्रिज्याओं के अंदर ये स्थित होते हैं। जाइलम जो है वो एग्जार्क टाइप का होता है, ठीक है। जाइलम यहाँ पे एग्जार्क टाइप का होगा, अर्थात जाइलम का विकास सेंट्रीपिटल होता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटोजाइलम पेरिसाइकिल के निकट होता है और मेटाजाइलम पिथ की ओर होता है। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो दो होंगे, एक यहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा, एक यहाँ पे मेटाजाइलम होगा। तो यहाँ पे मेटाजाइलम पिथ की ओर पाया जाता है, यानी कि ये अंदर की तरफ पाया जाएगा, और जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पेरीफ्री की तरफ पाया जाता है एग्जार्क कंडीशन के अंदर। डाइकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या 2 से 6 तथा एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर 8 से 20 तक होती है। स्कैटर टाइप के अंदर बहुत ज्यादा वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे रूट्स के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर पाए जाते हैं। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन कैसा होता है डाइकोट एंड मोनोकोट रूट का। जाइलम के बंडलों की संख्या के आधार पर जड़ों को अधिदारुक यानी कि मोनार्क, ठीक है, मोनार्क में एक जाइलम बंडल हो, और या तो ये डाइआर्क हो सकता है जिसमें 2 हो, ट्राइआर्क हो सकता है, टेट्रार्क हो सकता है, पोलियार्क हो सकता है, और इसमें अनेक पोलियार करने की कई टाइप के यहाँ पे जाइलम बंडल्स ये पाए जाते हैं, और ये फिलोइम होता है यहाँ पे। तो ये जाइलम बंडल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। डाइआर्क हो गया, यहाँ पे ट्राइआर्क हो गया, टेट्रार्क हो गया, ये पोलियार्क कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। जड़ों में प्रोटोजाइलम तत्वों में प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स की संख्या प्राय कम होती है, ठीक है। प्रोटोजाइलम की जो संख्या होती है वो कम होती है, एवं इनकी वहिकाओं यानी वेसल्स की द्वितीयक भित्ति पर एनुलर या फिर स्पाइरल मोटाई या फिर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, ठीक है। प्रोटोजाइलम के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग, उसके अंदर जो वेसल्स हैं, वेसल्स के अंदर क्या होता है, द्वितीयक भित्ति पर एनुलर या फिर स्पाइरल मोटाई की, स्पाइरल थिकनिंग की तरह पाई जाती है।
मेटाजाइलम की कोशिकाओं की भित्ति पिटिड होती है और अगर इसका हम अनुप्रस्थ काट देखें तो यह पॉलीगोनल दिखाई देती है। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के स्थानिक संबंधों यानी स्पेशियल रिलेशनशिप जो होता है, इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। जैसे कि इरिडेसी कुल के सिसिरिनकियम की जड़ों में एक बड़ी केंद्रीय मेटाजाइलम वेसल होती है, जिसके चारों ओर 5 से 7 प्रोटोजाइलम संपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की जो स्पेशल रिलेशनशिप है, इनके अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। इरिडेसी के अंदर अगर हम बात करें, फैमिली इरिडेसी के अंदर, तो इसकी जड़ों में एक तो यहाँ पे मेटाजाइलम पाया जाता है, मेटाजाइलम वेसल पाई जाती है, और इसके चारों ओर प्रोटोजाइलम के 5 से 7 तक प्रोटोजाइलम के संपूल पाए जाते हैं। इसी कुल के अंदर स्पैरिक्स में 2 केंद्रीय मेटाजाइलम वहिकाएं वेसल्स 6 से 8 प्रीदीय प्रोटोजाइलम संपूलों से घिरी हुई होती है। जड़ों में प्राथमिक फिलोएम सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फिलोएम पैरेन्काइमा से ये बनी हुई होती है। जड़ों में एक छोटा सा पिथ भी पाया जाता है, ठीक है, पिथ भी यहाँ पे पाया जाता है जड़ों के बीच में। जड़ का केंद्र होगा वहां पे जो पैरेन्काइमा का बना होता है। और प्रिपको जहाँ में पिथ जो होते हैं, प्रिपको प्लांट के अंदर जो पिथ होती है, इसकी कोशिकाएं जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती है, ठीक है, इसकी कोशिकाएं दृढ़त्व या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की हो जाती है। अनेक मोनोकोटिलेडन्स प्लांट के अंदर जड़ों में रूट्स के अंदर पित्त की कोशिकाओं में टेनिन पाया जाता है, ठीक है, कुछ एक बीजपत्री पौधों के अंदर जड़ों के अंदर पित्त की कोशिकाओं के अंदर टेनिन पाया जाता है, और कुछ के अंदर पर मेटाजाइलम वहिकाओं की उपस्थिति के कारण पित्त समाप्त हो जाता है। जैसे कि सिसिरिनकियम के अंदर क्या होता है, पित्त नहीं पाई जाती है क्योंकि मेटाजाइलम की वहिकाओं की यहाँ पे उपस्थिति होती है, केंद्र की ओर ये ज्यादा इनकी उपस्थिति होती है, इस वजह से वहां पे पित्त समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पार्ट्स, दैट इज एपिब्लेमा हमने डिस्कस कर लिया, फिर कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, वॉस्कुलर बंडल होता है, जाइलम फिलोएम होते हैं। जाइलम के अंदर मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम यहाँ पे पाया जाता है, और कुछ पौधों के अंदर पिथ पाई जाती है, कुछ के अंदर पिथ नहीं पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे टिश्यूज के अंदर अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है या फिर अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं रूट टिश्यूज के एक ट्रांसफर सेक्शन के अंदर। इसके अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, एंड उसके बाद हम सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है रूट्स के अंदर, डाइकोट रूट के अंदर कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मॉडिफिकेशन कैसे होती है, एंड रूट एंड माइक्रोब इंट्रैक्शन कैसे होता है, ये सब टॉपिक्स अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।